गरीब निशा अपने घर में बेड पर बैठकर फ्रूट्स खा रही होती है कि तभी अमीर सपना उसके पास आती है और उसका हाथ पकड़कर उसे बोलती है, निशा तू मेरे साथ बाहर चल, मुझे तुझे कुछ दिखाना है। सपना जबरदस्ती निशा को अपने साथ बाहर ले जाती है और अपनी कार दिखाती है। अब वो दोनों कार के अंदर बैठते हैं। कैसी लगी हमारी कार? बहुत अच्छी है। मेरे पापा भी कह रहे थे कि बहुत जल्द हमारे भी घर में एक कार आ जाएगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर निशा जैसे ही कार से बाहर आती है तो देखती है कि उसके पिता साइकिल पर बैठकर आ रहे होते हैं और घर चले जाते हैं। वो भी अपने घर जाती है और अपने माता पिता से कहती है, पापा हम इतने गरीब क्यों हैं? क्या हम कभी कार नहीं देख पाएंगे? आपको पता है मेरी दोस्त सपना, उसके पापा एक कार लेकर आए हैं। ऐसा नहीं है बेटी, तू नहीं जानती कि तेरा रिश्ता कितने अच्छे घर में तय करके आया हूँ। वहां तेरे सारे सपने पूरे होंगे। अपने पिता की यह बात सुनकर निशा शांत हो जाती है और बहुत जल्द निशा की शादी राजीव नाम के लड़के से होती है और शादी वाले दिन राजीव शानदार गाड़ियों के साथ बारात लेकर आता है। देखिए घर के बाहर 7-8 बड़ी बड़ी कार खड़ी हैं। लड़के वाले तो काफी अमीर लग रहे हैं। अरे लड़के वाले बहुत अच्छी फैमिली से हैं, तभी तो मैंने अपनी बेटी का रिश्ता तय किया है। हमारी बेटी को कार का बहुत शौक है ना, अब वो यहाँ कार से ही आया जाया करेगी। सच में भैया, मुझे तो देखकर लग रहा है कि तुमने अपनी बेटी की शादी कार से भरे ससुराल में कर दी है। भला साधारण परिवार में इतनी सारी गाड़ियां थोड़ी ना होती हैं। मेहमानों की बातें सुनकर निशा के पिता को अपनी पसंद पर गर्व होता है। कुछ ही देर में निशा शादी करके कार में बैठकर अपने ससुराल पहुंच जाती है तो घर के बाहर 3-4 शानदार गाड़ी देखती है। घर के बाहर भी 3-4 ऑडी फरारी जैसी कार ऐसे ही रखी हुई हैं। ये सब क्या हमारी हैं? बहू, हमारे घर के बाहर गाड़ी खड़ी है तो हमारी ही होगी ना। मेरे तो बल्ले बल्ले हो गई, कार से भरे ससुराल में जो आ गई। अब तो रोज नई नई गाड़ी लेकर मार्केट जाया करूंगी और सभी को शो ऑफ करके दिखाऊंगी कि अब मेरे पास भी 1-2 नहीं बल्कि 7-8 कार हैं। निशा अपने ससुराल में इतनी सारी कार देखकर बहुत खुश होती है और अगले दिन अपने पति के साथ वो फरारी में बैठकर एक रेस्टोरेंट में जाती है जो कि उनके घर के पीछे ही था। अरे ये रेस्टोरेंट तो हमारे घर के पीछे ही निकला, फिर भी हम यहाँ तक फरारी से आए हैं। निशा, हम घर से भी बाहर निकलते हैं तो कार में बैठकर ही। आदत डाल लो अब तो हर समय गाड़ी में घूमने की। और तुम्हें नहीं पता, मुझे और पापा को हर तरह की कार रखने का शौक है। हमारे घर में फॉर्च्यूनर, BMW और फरारी जैसी गाड़ियां हैं। क्या आपको भी कार का शौक है? मुझे भी कार का बहुत शौक है। आप मुझे भी कार चलानी सिखा दो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं कल में ही तुम्हें कार चलानी सिखा दूंगा। निशा के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाकर वो लोग घर जाते हैं और अगले ही दिन से राजीव अपनी बीवी को कार सिखाने के लिए हाईवे पर लेकर जाता है। तुमने इंग्लिश में ABC तो पढ़ी होगी, आज मैं तुम्हें सिखाता हूँ कार की ABC। देखो, A फॉर एक्सीलरेटर और B फॉर ब्रेक और ये है C फॉर क्लच। एक्सीलरेटर दबाओगी तो गाड़ी आगे जाएगी, ब्रेक जब गाड़ी रोकनी हो और क्लच जब गाड़ी का गियर बदलना हो। अब तुम आराम से कार चलाओ, मैं तुम्हारे साथ बैठा हूं। देखना, एक हफ्ते में ही तुम कार चलानी सीख जाओगी। इस तरह अब हर रोज सुबह शाम राजीव निशा को कार चलानी सिखाता है तो वहीं पूरे दिन वो अपने पिता के साथ अपने छोटे से रेस्टोरेंट में जाकर काम करता है। वहीं घर में रखी अलग अलग गाड़ियां लेकर निशा घूमती है और आज वो अपने घर गई थी। माँ, पापा देखो, मैं आज अपनी बड़ी सी गाड़ी में आई हूँ। पता है वहाँ 8 गाड़ियां हैं और सब एक से बढ़कर एक हैं। चलो अच्छा है, मेरी बेटी खुश है। अपने माता पिता से बात करके निशा सपना के पास जाती है और अपनी गाड़ी दिखाती है, जिसे देख वो भी खुश होती है। अब अगले दिन जब निशा का मोमोज खाने का मन होता है तो वो गली के नुक्कड़ वाली शॉप पर ऑडी कार में जाती है, जहां वो अपनी कार पर बैठकर ही मोमोज खाती है और उसे देख लोग बातें बनाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और घर आते ही सुरेश पूरे परिवार से कहता है, मेरी बहू को भी मेरी और राजीव की तरह कार का बहुत शौक है, इसलिए सोच रहा हूं कि मैं अपनी बहू के लिए इस बार एक किश्तों में BMW 7 सीरीज कार निकलवा लूं। बहू तुम्हें पसंद है ना? वो पता है वो पूरे 2 करोड़ की है। बहू को कर्ज लेकर एक कार गिफ्ट करना जरूरी है क्या? बहू घर में इतनी सारी गाड़ी रखी है, इनमें से ही कोई ले लेना। माँ तुम चुप करो, ऐसा तो है नहीं कि हम पहली बार किस्तों पर गाड़ी ले रहे हैं। हमारे घर में जितनी भी गाड़ियां रखी हैं वो तो हमने लोन के द्वारा ही ली है ना, और चुका रहे हैं ना हम सब कुछ। हम क्या कमाते नहीं हैं? हमारा खुद का रेस्तरां है जो कि खासा चल रहा है। डरो मत माँ।
कोई भी आशा की बात नहीं मानता और 2 दिन के अंदर अंदर सुरेश और राजीव मिलकर निशा के लिए BMW और फाइनेंस करवा लेते हैं। और जब घर में कार आती है तो शो ऑफ करने के लिए निशा अपनी दोस्त से मिलने उसके घर जाती है। ये देख सपना, तेरे पापा सिर्फ एक छोटी सी मारुति लेकर आए और मेरे पति और ससुर ने मुझे BMW कार गिफ्ट करी है। मानना पड़ेगा, तेरी तो किस्मत बदल गई शादी के बाद। वैसे मैं पार्लर जा रही थी, क्या मैं और तू तेरी कार में बैठकर पार्लर चले? हाँ क्यों नहीं, इसी बहाने तुझे भी BMW कार में बैठने का मौका मिल जाएगा। निशा सपना को अपनी कार में बिठाकर घुमाती है और दोनों दोस्त पार्लर जाकर थोड़ा टचअप करवाकर घर आते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और अब न सिर्फ सुरेश और राजीव बल्कि निशा भी अपने पति और ससुर की तरह हर जगह कार से जाती है। ऐसे ही एक दिन, बहू सब्जियां खत्म हो गई, आज हम दोनों सास बहू बाहर चलकर थोड़ी सब्जियां ले आते हैं। हाँ हाँ माँ जी क्यों नहीं, रुकिए मैं अभी राजीव से उनकी गाड़ी की चाबी लेकर आती हूँ, फिर हम दोनों कार से चलेंगे। मेरी BMW तो सर्विस सेंटर में गई है मॉडिफाई होने। बहू 4 कदम की दूरी पर बाजार लगता है और उसमें भी तुझे कार लेकर जाना है। तू रहने दे, मैं खुद सब्जियां ले आऊंगी। इतना बोलकर आशा खुद सब्जी लेने के लिए बाजार जाती है, पर निशा भी दिखावा करने के लिए कार लेकर बाजार पहुंच जाती है और अपनी सास के सामने कार रोककर अपनी सास से कहती है, माँ जी आपने तो बहुत सारी सब्जी ले ली है, आप थक जाओगी, आओ कार में बैठ जाओ। क्योंकि आशा बाजार में थी इसलिए वो अपनी बहू को कुछ बोल नहीं पाती और चुपचाप कार में बैठ जाती है। अब जैसे ही दोनों सास बहू घर पहुंचती हैं, वैसे ही घर के फोन पर कर्जदारों का फोन आने लगता है। हेलो मैडम, मैं बैंक से बात कर रहा हूँ। सुरेश जी ने 20 लाख का लोन लिया था, 6 महीने हो गए हैं और उन्होंने अब तक एक भी किस्त नहीं भरी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें आपके घर नोटिस भेजना पड़ेगा। भैया आप मुझे सिर्फ 10 दिन का टाइम दीजिए, मेरे पति अभी शहर से बाहर गए हैं, वो जैसे ही आते हैं मैं आपका 6 महीने तक का किस्त एक साथ भर दूंगी। क्या हुआ माँ जी, किसका फोन है? किसका फोन हो सकता है बहू, इस घर में कर्जदारों का ही फोन आता है। इन लोगों ने 50 लाख से ऊपर का कर्ज ले रखा है और भरने का नाम ही नहीं लेते। इसीलिए कह रही थी कि तुम गाड़ी मत लो, पर तुम भी इन्हीं की तरह निकली। निशा इस बात से अनजान थी, इसलिए जैसे ही रात को राजीव घर आता है निशा इस बारे में राजीव से बात करती है। अरे तुम क्यों डर रही हो, कर्जदार तुम्हें परेशान नहीं करेंगे और ये सब तो हमारी आदत हो गई है झेलने की। और वैसा भी किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा है, जिस मर्द पर कर्ज नहीं हो वो मर्द कैसा। राजीव की बात सुन निशा आगे कुछ नहीं बोलती। समय यूं ही बीतता है और अब न सिर्फ कर्जदारों के फोन आते हैं बल्कि कर्जदार घर आने लगते हैं। अरे राजीव बेटा, 5 साल हो गए, 10 लाख का कर्ज लिया था तुमने, 1 रुपया तक नहीं दिया और घर में 10 गाड़ियां रखी हुई हैं। ये नहीं कि पहले कर्जदारों का कर्ज चुकाऊं। शिव इतना कह रहा होता है कि घर के बाहर से बैंक वालों की आवाज आती है और सब बाहर आते हैं। राजेश जी, ये लीजिए नोटिस बैंक की तरफ से। अगर 10 दिन में आपने अपना सारा कर्ज नहीं चुकाया तो बैंक आपका ये घर जब्त कर लेगा। बैंक वाला और शिव जैसे ही तकाजा करके जाते हैं वैसे ही कार लोन वाले उनके घर आ जाते हैं और उनकी BMW और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां क्रेन से अपने साथ ले जाने लगते हैं। अरे ये आप लोग क्या कर रहे हैं? माँ जी देखिए ना, ये हमारी गाड़ी उठा कर ले जा रहे हैं। मैडम अगर किस्त नहीं भरोगी तो गाड़ी तो ले जानी ही पड़ेगी ना। अरे देखो कैसे बेशर्म लोग हैं, कर्ज में डूबे पड़े फिर भी नई गाड़ियां घर में आ रही। कर्ज नहीं चुकाएंगे तो इसी तरह लोग घर आया करेंगे ना। पड़ोसी की बातें सुन निशा और उसके पूरे परिवार को बहुत बुरा लगता है और शाम को आशा अपने पति और बेटे से कहती है, देखा जी अब भी मौका है, पुरानी गाड़ी बेच दीजिए और घर गिरवी रखकर जितना भी कर्ज है सब चुका दीजिए। फिर हमारा एक कर्ज रह जाएगा घर का और हम सब काम करके धीरे धीरे अपने घर का भी कर्जा चुका लेंगे। अब यही हमारे पास आखिरी रास्ता बचा है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे और मुझे डर है कहीं हमसे हमारा रेस्टोरेंट भी ना छिन जाए। माँ जी बिल्कुल सही कह रही है, इस बार माँ जी की बात प्लीज मान लीजिए। सही कह रही हो निशा, अगर इस बार भी हमने माँ की बात नहीं मानी तो हम भूखे मर जाएंगे। अब हम अपनी मेहनत से पैसे जोड़कर गाड़ी लेंगे, न कि कर्ज पर। इस बार निशा और आशा के कहने पर राजीव और सुरेश उनकी बात मान लेते हैं और अपना घर गिरवी रखकर सारा कर्ज चुका देते हैं, जिसके बाद पूरा परिवार दिन रात मेहनत करता है और गाड़ियों का सारा कर्ज चुकाने में 5 साल बीत जाते हैं। और इन 5 सालों में वो सब इतना स्ट्रगल करते हैं कि उन्हें समझ आ जाता है कि इंसान को उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी बड़ी चादर होती है। माँ ये आप क्या कह रही हो? इतनी सी बात के लिए आप दोनों में राशन का बंटवारा क्यों कर रही हो? छोड़िए ना, लड़ाई तो हर घर में होती है। नहीं अनुज, अब ये सब हद से ज्यादा हो चुका है, अब तो बंटवारा होकर ही रहेगा। माँ जी ने बिल्कुल सही फैसला लिया है, मैं माँ जी के साथ हूँ। हाँ
अब इन दोनों में बंटवारा तो होगा ही। रोज रोज की लड़ाई किचकिच से मैं भी परेशान हो चुकी हूँ। मेरी अनामिका बहू भी कितनी ज्यादा परेशान रहती है। इससे अच्छा बंटवारा करो और झंझट खत्म कर दो। अनामिका बहू, ये जो बड़े बड़े बोरों में आटा चावल तेल मसाले हैं तेरे, और ये जो बोरियों में राशन रखा है मधु, ये सब तेरा है। अब अपना अपना राशन उठाओ और रसोई का एक एक हिस्सा पकड़ लो। आखिरकार ऐसा भी क्या हुआ था जो ललिता अपनी ही दोनों बहुओं में राशन का बंटवारा कर रही थी? और क्यों एक बहू को इतनी अच्छी क्वालिटी का अच्छा राशन और ज्यादा राशन, और क्यों एक बहू को खराब क्वालिटी का थोड़ा सा राशन दे रही थी? आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। क्या मशरूम की सब्जी बनाई है? आपको पता है मुझे मशरूम बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन जब भी आप ये मसालेदार ग्रेवी वाली मशरूम बनाती हो ना, तो मन करता है कि बिना रोटी सब्जी के ही इसे सारा खा जाऊं। सब्जियों में ढेर सारे मसाले तेल ना हो तब तक सब्जी में स्वाद कहाँ आता है। तुम्हें तो लौकी भी नहीं पसंद थी, लेकिन जब मैं बनाती हूँ तो कैसे उंगलियां चाट चाट कर खाते हो। वैसे अनुज, किचन का राशन खत्म होने को आया है। मैंने लिस्ट बनाकर तुम्हें व्हाट्सएप कर दिए, शाम को आते हुए ले आना। 2 हफ्ते पहले मैं राशन लेकर आया था, फिर से राशन खत्म हो गया। खाना तो हम 4 लोगों का ही बनता है, तो ये राशन इतनी जल्दी खत्म कैसे होता है? तेल मसाले थोड़े कम डाला करो। खाना भी तुम्हें मजेदार चाहिए और तेल मसाले भी ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? माँ जी, अब आप ही समझाइए इन्हें। बहू सही कह रही है, चुपचाप से शाम को राशन ले आइयो, वरना सीधा बाहर जाकर ढाबे पर खाना खाना। अनामिका की शादी भले एक मिडिल क्लास घर में हुई थी, लेकिन उसका मायका काफी अमीर था, जिसके चलते अनामिका शुरू से ही खाने में भर भर के तेल मसाले डाला करती थी, जिससे भरपूर स्वाद तो मिलता, लेकिन घर का राशन खत्म होने में समय भी नहीं लगता। समय गुजरता है और अनामिका के देवर रमन का रिश्ता लग जाता है, और कुछ समय में रमन की एक मधु नाम की लड़की से शादी हो जाती है। और आज मधु की उसके ससुराल में पहली रसोई की रस्म होती है। मैं यहीं बाहर हॉल में बैठी हूँ, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। घर में सभी को स्वादिष्ट और चटपटा खाना ही पसंद है, तो उनके हिसाब से ही खाना बनाना। भाभी आप फिक्र मत करिए, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, सभी को मेरा खाना काफी पसंद आएगा। इतना कहकर मधु किचन में जाती है और जल्दी से ढेर सारा स्वादिष्ट खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है, जो घर में सभी को काफी पसंद भी आता है। खाना तो काफी बढ़िया बना है, क्यों भैया? सच, खाना बहुत बढ़िया बना है। सब्जी में मसाले और तेल भी कम है, लेकिन स्वाद भरपूर आ रहा है। यही खासियत होती है खाना बनाने की। भर भर के तेल और मसाले में तो हर कोई अच्छा खाना बना सकता है, लेकिन कम तेल मसाले में अच्छा खाना बनाना अपने आप में ही एक हुनर है। देखा अनामिका, सीखो कुछ मधु से। कम तेल और मसाले में भी अच्छा खाना बनाया जा सकता है। अरे तू खाना खा, अनामिका बहू के पीछे क्यों पड़ा है? और कौन सा राशन के पैसे तू अकेले देता है? रमन भी तो देता है। मेरी दोनों ही बहुएं काफी अच्छा खाना बनाती हैं। अपनी देवरानी की तारीफ होता देख अनामिका को थोड़ा थोड़ा बुरा लगने लगता है, और कुछ दिनों तक मधु ही कम तेल और मसाले में खाना बनाती है, जिसके चलते सब लोग घर में उसकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे। आज भी जब मधु किचन में खाना बनाने के लिए जाती है तो ये तेल का डब्बा मुझे दो, आज मैं खाना बनाऊंगी। क्यों? इतने दिनों से तो मैं खाना बना रही हूँ और सभी को मेरे हाथ का खाना भी काफी पसंद आ रहा है। नहीं पसंद आ रहा तुम्हारे हाथ का खाना किसी को भी? ना तेल डालती हो, ना मसाले, बेस्वाद खाना बनाती हो। मेरे तो गले से निवाला भी नहीं उतरता है। अब से खाना मैं ही बनाऊंगी, तुम जाकर घर के दूसरे काम करो। ये तो गलत बात है ना? जिस तरह आप इस घर की बहू हैं, ठीक उसी तरह मैं भी इस घर की बहू हूँ। खाना तो मैं ही बनाऊंगी। मधु की बात सुन अनामिका उसके हाथ से तेल का डिब्बा छीनने लगती है। तेल का डब्बा मुझे दो, खाना तो मैं ही बनाऊंगी। मैं भी देखती हूँ कैसे बनाती हैं आप खाना। एक दूसरे से तेल का डिब्बा छीनने लगती हैं, जिसके चलते एकदम से तेल का डिब्बा उनके हाथ से छूटता है और सारे फर्श पर तेल ही तेल हो जाता है। तभी ललिता किचन में आती है और फर्श पर तेल गिरा देखकर, अनामिका बहू, मधु, ये सब क्या है? तुमने 5 किलो तेल का डब्बा जमीन पर गिरा दिया। आप जानती है ना कि मैं खाना कितना अच्छा बनाती हूँ। इसे खाना बनाने की क्या जरूरत है? आप इसे बोल दीजिए खाना तो मैं ही बनाऊंगी। खाना भाभी अच्छा बनाती हैं, लेकिन वो तेल मसाले कितना डालती हैं। आपने देखा इससे राशन भी कितना जल्दी खत्म होता है और ये सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। मैं कम मसाले तेल राशन में भी कितना अच्छा खाना बनाती हूँ। पैसे करो, तुम दोनों चूहे बिल्ली की तरह लड़ रही हो। बच्ची हो क्या छोटी? एक तो इतना नुकसान कर दिया, ऊपर से तुम दोनों की कचर पचर। अब जल्दी से सारा तेल साफ करो। ललिता जानती थी कि इसमें अनामिका की गलती है, क्योंकि अनामिका काफी अमीर परिवार से थी, जो शादी के समय काफी सारा दहेज भी लेकर आई थी, जिसके चलते ललिता हमेशा अनामिका के ही साइड लेती थी। वहीं अब दोनों बहुओं में हर रोज खाना बनाने को लेकर झगड़ा भी शुरू हो गया था। ऐसे ही एक दिन, ये देखिए, मैंने आपके लिए आलू मटर का पराठा बनाया है, खाकर बताइए कैसा बना है।
आपके पराठे से तो कितना ज्यादा बटर टपक रहा है। माँ जी आप ये रहने दीजिए, आप मेरा बनाया हुआ पराठा खाइए, मैंने बिल्कुल कम बटर के साथ पराठा बनाया है। माँ जी हमेशा मेरे हाथ का पराठा खाती हैं, आज भी वो मेरा ही बनाया हुआ पराठा खाएंगी। नहीं, आप मेरे हाथ का पराठा खाइए। दोनों बहुएं जबरदस्ती अपनी सास को पराठा खिलाने लगती हैं, जिसके चलते गर्मा गर्म पराठा ललिता पर ही गिर जाता है। हर रोज दोनों बहू की किचकिच से ललिता काफी परेशान हो चुकी थी, इसलिए अब वो अपनी दोनों बहुओं में राशन का बंटवारा करने का एक बड़ा फैसला लेती है। ललिता एक दुकान से ढेर सारा राशन मंगवाती है, जिसमें से कुछ राशन काफी अच्छी क्वालिटी का था तो कुछ नॉर्मल, और सभी के सामने अब अपनी दोनों बहुओं में राशन का बंटवारा कर देती है, जिससे ज्यादा और अच्छी क्वालिटी का राशन अनामिका के हिस्से में जाता है और कम और खराब क्वालिटी का राशन मधु के हिस्से में। ये क्या बात होती है, एक तो माँ ने राशन का बंटवारा कर दिया, ऊपर से इतना कम और खराब क्वालिटी का राशन तुम्हें दिया और अच्छी क्वालिटी का राशन भाभी को। क्यों, वो माँ जी की लाडली है, चाहे कुछ भी हो माँ जी अनामिका को ही ज्यादा प्यार करेंगी, लेकिन इससे मुझे कोई परेशानी नहीं है। अब बंटवारा हो चुका है, अब तो बस मुझे बचत के साथ इस कम राशन को भी अच्छे से चलाना होगा। दोनों बहुएं रसोई का एक हिस्सा पकड़ लेती हैं। एक हिस्से में जहां मधु अब अपना कम क्वालिटी के थोड़े से राशन के साथ स्वादिष्ट खाना बनाती है, वहीं अनामिका अच्छी क्वालिटी से ज्यादा राशन डालकर खाना बनाती है। जब तक शाही पनीर में भर भर के मसाले की ग्रेवी ना हो, खाने में मजा ही नहीं आता। यही तो फायदा होता है अच्छी क्वालिटी और भर भर के राशन का। कम चीजों में भी कैसे खाना बना लेते हैं। कम चीजों में भी स्वादिष्ट खाना बनाने का हुनर भी सिर्फ कुछ लोगों में होता है, हर लल्लू पंचू से ऐसा नहीं होता। अच्छा खाना बनाने के साथ साथ राशन का बचत भी करना जरूरी होता है। दोनों ही बहुएं एक दूसरे को ताना देते हुए खाना बनाने लगती हैं। मधु, मैं लिस्ट बना रहा हूँ, तो तुम्हें राशन का सामान लिखवाना है तो लिखवा दो। अभी तो आधे से ज्यादा राशन बचा हुआ है, इस महीना आराम से चलेगा राशन। सुनिए जी, ये लीजिए लिस्ट और आते हुए राशन ले आना। माँ को बंटवारा करे अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है और तुमने उनका दिया हुआ राशन खत्म कर दिया। तुम क्या राशन बेचने का काम करती हो जो इतनी जल्दी खत्म कर देती हो? आपको भी तो खाने में 3-3 तरह की सब्जियां चाहिए, वो नहीं दिखता? खाना स्वाद भी चाहिए, प्लेट भरी भी होनी चाहिए और राशन भी ना खत्म हो। बंटवारे के बाद अब राशन की सारी जिम्मेदारी अनुज पर आ चुकी थी। हर हफ्ते राशन के चलते अनुज की जेब खाली हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ देखिए ना, ये साड़ी कितनी सुंदर है, सिर्फ 5,000 रुपए की है, मुझे दिला दीजिए ना। दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? इतनी महंगी साड़ी है, अब ये साड़ी मैं अपने आप को बेच कर लेकर आऊं क्या? आज कल अनामिका जो भी कुछ अनुज से मांग रही थी वो उसे देने में काफी आनाकानी कर रहा था। आज भी जाओ। कितना टाइम हो गया है बाहर कहीं गए हुए, चलिए ना कहीं बाहर घूमने चलते हैं। बाहर घूमने के लिए भी पैसे चाहिए, कहाँ से लेकर आऊं मैं पैसे? इतनी अच्छी सैलरी है आपकी, लेकिन फिर भी क्या आपके पास पैसे नहीं है? किस पर उड़ा रहे हैं आप इतने पैसे? कहीं आपका कोई अफेयर तो नहीं चल रहा है? अच्छा तो ये बात है, अभी बताता हूँ। अनुज अपने बैग से ढेर सारे राशन के बिल निकालता है। कम से कम एक महीने में ही अनामिका ने 20 से 25 हजार का राशन मंगवा लिया था, जिसे देख वो खुद भी हैरान होती है। इसी तरह चलता रहा ना तो मैं बस राशन के लिए कमाऊंगा और सेविंग्स के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। मैं भी नहीं जानती थी कि मैं इतना ज्यादा खर्च करवाती हूँ आपसे। सच में मुझे नहीं पता था। मुझे तो लगा था कि 5 से 10 हजार में राशन आ जाता है, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ चुकी है बंटवारे के बाद, अब मुझे इसका एहसास हो रहा है। उस बिल्स को देखकर अनामिका को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद अब वो खुद ही बंटवारा खत्म करती है और मधु की तरह ही कम राशन में भी अच्छे से गुजारा चलाती है।